एक राजा के राजमहल के पास बहुत बड़ा बगीचा था। उसके बगीचे में बहुत सारे पंछी निवास करते थे। उन्हीं सारे पंछियों में एक बुलबुल भी था। वो बुलबुल बड़ा ही सुंदर था। उसकी जादुई सुरीली आवाज के सभी कायल थे। सुरीली कोयल भी बुलबुल की दिलकश आवाज की दीवानी थी। जब बुलबुल गाने लगता था तब लोग खड़े होकर मंत्रमुग्ध होकर उसकी आवाज को बड़े ध्यान से सुनते थे। उसकी आवाज के जादू से पेड़ पौधे फूल पत्तियां भी झूमने लगती। पूरे राज्य में समृद्धि और खुशहाल थी। राजमहल की रानी भी उसकी आवाज की दीवानी थी। राजा का माली कहता है, ये बुलबुल ही इस बड़े बगीचे की रौनक है। इसके बिना ये उपवन अधूरा रहेगा। फिर दूसरा माली कहता है, सच कह रहे हो भाई, मैंने भी कई बुलबुल देखे हैं, लेकिन ऐसी जादुई आवाज इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बार रनिवास में राजा अपनी रानी के साथ विश्राम कर रहे थे। तब बुलबुल के गाने की आवाज रानी के कानों में पड़ गई। रानी तुरंत उठकर झरोखे की तरफ बढ़ गई और बुलबुल की प्यारी आवाज सुनने लगी। बुलबुल अपनी प्यारी आवाज में गा रहा था। रानी अपने सारे शुद्ध बुद्ध खोकर उसे सुनने में मगन थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो भी रानी के पास उठकर चला आया। फिर राजा ने कहा, वाह क्या बात है, बहुत सुरीली आवाज है। ये कौन सा पंछी है? फिर रानी कहती है, ये एक बहुत ही प्यारी बुलबुल है। इसी बागीचे में रहती है और अपनी मधुर आवाज से सभी लोगों का मनोरंजन करती है। इस बुलबुल को तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। ये एक आजाद पंछी है, इस बागीचे की शान है। इसे स्वच्छंद होकर गाने देना चाहिए। फिर दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य मंत्री से कहा, राजमंत्री, हमारे राजमहल के पास के बगीचे में एक बहुत ही सुरीला बुलबुल रहता है। उसे पकड़कर हमारे सामने हाजिर करवाया जाए। फिर राजमंत्री कहते हैं, ठीक है हुजूर, ऐसे ही होगा। दूसरे ही दिन मंत्री के कहने पर राजा के कर्मचारियों ने उस बुलबुल को पकड़ लिया और एक पिंजरे में कैद कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। फिर राजा कहते हैं, क्या ये वही बुलबुल है जिसकी सभी लोग इतनी तारीफ करते हैं? हाँ राजन, ये वही बुलबुल है। ठीक है, मैं जहाँ भी रहूं इसे वहीं मेरे पास ही रखा जाए। पिंजरे में कैद होने के बाद बुलबुल ने चहकना बंद कर दिया। उसकी सुरीली आवाज को सुनने के लिए लोग तरसने लगे। राजा ने कहा, राजमंत्री, अब ये गीत क्यों नहीं सुनाता? हुजूर, ऐसा लगता है कि इसकी आजादी छिन जाने के कारण ये मायूस हो गई है। पहले ये आजाद पंछी था और अब हमारी कैद में है। एक दिन राजा बगीचे में घूमने के लिए निकले। क्या बात है, बगीचे में अब वो रौनक नजर नहीं आ रही है। क्या इसके रख रखाव का ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता? हुजूर, सारी व्यवस्था वैसी की वैसी ही है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। पौधे और लताएं मुरझाने लगी हैं, वृक्षों पर फल भी नहीं लगते, बाहर रूठ सी गई है, फूल नहीं खिल रहे हैं। बगीचे के रख रखाव के लिए और कर्मचारियों का नियुक्त करें। ठीक है हुजूर, ऐसे ही होगा। रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राज वैद्य की दवा का भी कोई असर ना हो पाया। राजा का खजाना खाली होने लगा। हमारी महारानी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं। राज के खजाने पर भी संकट आ गया है। गुप्तचरों ने सूचना भी दी है कि पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। फिर राजमंत्री ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। हे राजन, ये बुलबुल कोई साधारण बुलबुल नहीं है। ये चमत्कारी शक्तियों से विभूषित पंछी प्रतीत होता है।
जब से हम लोग ने इसे कैद किया है, तब से कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट रही है। यदि हम इसे आजाद कर दे तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ठीक है, बुलबुल के पिंजरे को मेरे सामने ले आइए। बुलबुल के पिंजरे को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने अपने हाथों से ही पिंजरे का मुंह खोल दिया और कहा, हे बुलबुल, हमने तुम्हें कैद करके बहुत बड़ी गलती की है, हमें क्षमा कीजिए। आज से तुम आजाद हो। बुलबुल आजाद होकर वहां से उड़ने लगा और बगीचे में पहुंच गया। वो सुरीली आवाज से फिर से गाने लगा। पेड़ों पर फल आने लगे, फूल खिलने लगे, भंवर गुनगुनाने लगे। रूठी हुई बहार लौट आई। बगीचे में नई रौनक सी आ गई। आज से किसी भी पंछी को पिंजरे में कैद नहीं रखा जाएगा। सभी पिंजरे के पंछियों को आजाद किया जाए। रानी स्वस्थ हो गई और खजाने की हालत दुरुस्त हो गई। सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। राजा, रानी और राज्य के सभी कर्मचारी खुशियां मनाने लगे। इससे हमें ये सीख मिलता है, हर पंछी को खुली हवा, खुला आसमान चाहिए। उड़ने और चहकने के लिए जहान चाहिए। नंदिता बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और घने लंबे काले बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। उसने जब 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था, उसी दिन उसके पापा पंजाब से उसके लिए फुलकारी की कढ़ाई वाली बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी ओढ़नी लाए थे। जब नंदिता ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके कुछ समय के बाद पापा उन्हें इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर चले गए। पापा के ऑफिस में ही माँ की नौकरी लग गई थी। नंदिता उस ओढ़नी को बहुत सहेज कर रखती थी। उसके लिए वह ओढ़नी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जब भी वह उसे देखती, पापा का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता था। एक बार उसके कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन था। अपनी मित्र मंडली के साथ कैंटीन में चाय पीते समय किसी के हाथ से लग जाने पर उस ओढ़नी पर 4-5 बूंद चाय छलक गई थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। शेखर ने उसे कितना समझाया था। अरे यार, ऐसा क्या है इस ओढ़नी में? इस मामूली सी ओढ़नी के लिए तुम तब से रो रही हो। चलो, रिहर्सल के लिए देर हो रही है, शाम की तैयारी भी करनी है। शेखर की इस बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, शेखर, ये मामूली ओढ़नी नहीं है। पापा ने मुझे तब दी थी जब मैं 10वीं में टॉप करके आई थी। मेरे लिए यह ओढ़नी अपनी जान से ज्यादा कीमती है। इतना कहकर पैर पटकती हुई चली गई। फंक्शन खत्म होने पर लोगों ने उसे बहुत बधाइयां दी थीं। शकुंतला के रोल में अपनी उदासी और खूबसूरती में उसने जान डाल दी थी। शेखर तो उसका दीवाना ही हो गया था। घर आने पर माँ ने ओढ़नी पर लगे चाय के दाग निकाल दिए थे। उसके बाद से वह किसी खास मौके पर ही उस ओढ़नी को ओढ़ती थी। उसका कॉलेज खत्म हो चुका था। उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो गई। शेखर ने एमएससी करके बैंक की नौकरी कर ली। एक दिन शेखर का फोन आया। उसने कहा, नंदिता, मुझे तुमसे मिलना है। नंदिता ने उसे मिलने का समय दे दिया। वह सुबह से सोच रही थी क्या पहनेगी। अलमारी खोलते ही फुलवारी वाली ओढ़नी पर उसकी नजर पड़ी। उसने मैचिंग सूट निकाला और ओढ़नी लेकर शेखर से मिलने चली गई। शेखर ने उसको देखते ही गुलाब का फूल देते हुए कहा, नंदिता, कॉलेज में हम रोज मिलते थे, तब पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? नंदिता के गुलाबी गाल रक्तिम हो उठे। उसने गुलाब के फूलों को चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। दोनों की शादी हो गई। दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी में रम गए थे। एक दिन नंदिता ने अपनी फुलवारी वाली ओढ़नी ड्राई क्लीनिंग में दे दी। जब लाने गई तो वो मिल ही नहीं रही थी। ड्राई क्लीनर ने कहा, मैडम, कल ले आना। उसने उसको इतनी बातें सुनाई थी कि शेखर को उसे चुप कराना पड़ा था। शेखर ने रसीद खुद रख ली और जब तक ओढ़नी नहीं मिली रोज दुकान का चक्कर काटता रहा। जिस दिन वह उसे लेकर आया, खुशी के मारे नंदिता रो पड़ी। उसने कहा, मुझे लगा था कि अब ये कभी वापस नहीं मिलेगी। शादी के 3 साल बाद जब नंदिता की बेटी हुई तो घर खुशियों से भर गया। नंदिता अपनी बेटी दिया को 1 मिनट के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करती थी। उसकी छुट्टियां कब खत्म हुई उसे पता ही नहीं चला।
1 हफ्ते बाद उसे ज्वाइन करना पड़ा। उसने दिया के काम के लिए एक आया रखी, पर अकेले उसके ऊपर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शेखर ने कहा, देखो नंदिता, मेरे मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, भाई की पढ़ाई है, हम तुम्हारी माँ को ही बुला लेते हैं, क्या कहते हो? नंदिता ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। माँ के आने से उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। माँ दिया का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन जब नंदिता कॉलेज से आई तो माँ को परेशान देखकर बोली, माँ सब ठीक है ना? माँ ने कहा, आज सुबह से दिया ने दूध नहीं पिया, मैंने तुम्हें 2 बार फोन भी किया था। नंदिता ने तुरंत दिया को गोद में उठाया और बोली, डॉक्टर को दिखाना होगा। उसने झटपट अपना बैग रखा, दिया को फुलवारी वाली ओढ़नी में लपेटकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने दिया को देखकर दवाई दी और कहा, ठंड से बचाना। दिया की वजह से नंदिता ने छुट्टियां ले ली और दिया ठीक हो गई। रविवार का दिन था। सब आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तभी शेखर की नजर उस ओढ़नी पर पड़ी जो दिया के ऊपर पड़ी हुई थी। शेखर ने कहा, नंदिता, ये तो तुम्हारी सबसे फेवरेट ओढ़नी थी ना, कैसी हो गई? इसी के लिए तुम मेरे ऊपर कितनी नाराज हुई थी, याद है? ड्राई क्लीनिंग में जब ये कहीं गुम हो गई थी, इसी के लिए तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था। रोज रोज चक्कर लगाने के बाद ये बड़ी मुश्किल से मिली थी। नंदिता और उसकी माँ चुपचाप शेखर की बातें सुन रहे थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब लड़की माँ बन जाती है ना, तो उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी चाहतें उसके बच्चे तक सिमट जाती हैं। बच्चे के लिए वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। इस ओढ़नी को अगर गलती से मैं इधर उधर रख देती तो मुंह फुलाकर मुझसे नाराज होकर बैठ जाती थी। नंदिता ने कहा, माँ आज भी मेरी यह ओढ़नी मेरे लिए उतनी ही कीमती है। दिया को जब ये ओढ़नी उड़ा देती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है जैसे पापा की गोद में दिया सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। और उसकी आंखें नम हो गई थीं।